हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात कर रहे हैं जो इस वर्ष अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न हुई थी, उसमें जो हिंदी का पेपर आया था उस पेपर को हम सोल्व कर रहे हैं। पेपर में क्या दिक्कत आई, पेपर अपना कैसा गया, तो उसका आकलन आप इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। तो हम इस पेपर को सोल्व कर रहे हैं, तो आप सभी इस पेपर को देखिए कि हमने क्या गलतियां की है। पहला भाग आया था अपना खंड M में ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन थे कि निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों को पढ़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो बेटा पहला क्वेश्चन था अपना कि शिरीष के फूल की तुलना किससे की गई है। तो ऑप्शन 4 दिए थे, एक था किसान, दूसरा था भिखारी, तीसरा था अवधूत और चौथा था अमलतास। तो इसका राइट आंसर है अवधूत। अवधूत का अर्थ है यहाँ सन्यासी, कि शिरीष फूल या शिरीष का पेड़ एक सन्यासी की तरह सर्दी, गर्मी, वर्षा हमेशा अपने फूल बिखेरता रहता है। तो शिरीष का फूल अपना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक निबंध है जो आपके पाठ्य पुस्तक में था, उसी में से ये प्रश्न आया गया था। अब अपन दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। महादेव वर्मा का पाठ था बेटा भक्तिन। महादेव वर्मा का पाठ था भक्तिन, और इसमें सीधा सा प्रश्न पूछा गया है कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो 4 नाम आपको दिए गए हैं, कविता, गंगा, विद्या और लक्ष्मी। तो क्या नाम था उसका? लक्ष्मी। ये जो लक्ष्मी नाम था, इस नाम को वह लेखिका से छिपाती थी, क्योंकि वह वहां उसका सेविका धर्म में आई थी। तो उसको लगता था कि लक्ष्मी नाम वैभव, धन दौलत, संप्रदा से जुड़ा हुआ है और मुझे लक्ष्मी नाम लेना मेरे नाम के अनुकूल नहीं है, इसलिए वह अपना नाम दूसरा पूछने का उससे अनुरोध किया था। और इसलिए उसके हाव भाव को देखकर, उसके गले की कंठी माला को देखकर महादेव वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रख दिया गया था। वह अपने पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए पिता ने उसका नाम लक्ष्मी रखा था। बाद में उसने अपना नाम भक्तिन रखा था। तो वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 3 व्याकरण के लिए। हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। गत वर्ष ये क्वेश्चन रिक्त स्थान के लिए आया था, इस साल ये ऑब्जेक्टिव में आ गया कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाले शास्त्र को पाक शास्त्र नहीं कहते। रसायन शास्त्र कोई हिंदी में इसका कोई उल्लेख नहीं है, और राजनीति शास्त्र ये भी फालतू बातें हैं। तो अपना सही उत्तर क्या रहा? व्याकरण शास्त्र। व्याकरण की परिभाषा है, और उस परिभाषा में व्याकरण शास्त्र के लिए पूछा गया है कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के जो नियमों की जानकारी हमें देता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण शास्त्र कहते हैं। तो हिंदी में अपने 2 नंबर का टॉपिक था, एक तो भाषा, व्याकरण और लिपि। तो ये व्याकरण की परिभाषा का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और भाषा और लिपि ये तीनों ही 2 नंबर के टॉपिक आते हैं। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपके यहां पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि टेस्टमेंट का हिंदी रूपांतरण क्या है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पारिभाषिक शब्दावली से आता है। हर साल 1-2 ऐसे मीनिंग आते हैं जिसका आपको हिंदी में अर्थ लिखना होता है। तो इसका सही अर्थ है वसीयत। क्या है? वसीयत। तो ये पेपर जिस स्टूडेंट से मैंने लिया अभी तक उसके सभी क्वेश्चन राइट है, और एक भी क्वेश्चन अभी गलत नहीं हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं। जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं। तो ये जो पाठ है अपना, जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास। क्या लाते हैं? कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए। तो ये हमारे
किताब की व्याख्या थी, हर बार आपको टेस्ट में क्वेश्चन भी देते हैं, पण जन्म से ही अपने साथ लाते हैं, कपास पंक्ति काज से स्पष्ट कीजिए। अगला, उषा नामक कविता के कवि का नाम सीधा पूछ लिया गया है। अपनी जो हिंदी आरोह बुक है उसमें जो पाठ है, पाठ उषा है और उषा के लेखक का नाम पूछा है, कवि का नाम पूछा है। तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है आत्म परिचय, आत्म परिचय है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है बादल राग। आलोक धनवा की रचना है पतंग, है ना, और वो यही से पूछा गया है, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं पता। और उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो उत्तर अपना इसका राइट आंसर रहेगा। अगला, दूसरी वाली जो बुक्स है अपनी वितान, उसमें मोहनजोदड़ो अतीत में दबे पांव पाठ से लिया गया है कि मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे प्राचीन या बड़ा है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, पाषाण काल, लोह काल, पूरा पाषाण काल। जब पाठ पढ़ा था तो उसमें जितने भी मोहनजोदड़ो, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से जो अवशेष मिले हैं वो सब ताम्र के मिले। तो इसलिए इस काल को कौन सा नाम दिया गया है? ताम्र काल दिया गया है। आदर्श रूप में पत्रकारिता जनसंचार के माध्यम से प्रश्न है, किसका प्रतिबिंब है? तो बेटा पत्रकारिता किसका प्रतिबिंब है? बनावटीपन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पत्रकारिता को आप बिना कारण नहीं बना सकते। कल्पनाओं का रेखांकन, तो वो पत्रकारिता अच्छी नहीं मानी जाएगी जिसमें आप कोई आदर्श रूप में कल्पनाएं अपने मन की बातें लिख रहे हो। बाह्य आडंबर, जो बाह्य रूप में केवल दिखावा कर रहे हो, तो वास्तविक सूत्र है यथार्थ और वास्तविकता का। अगला वापस जनसंचार के माध्यम से था, किसी घटना खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? किसी भी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण, सीधा प्रसारण, यही से आप क्या जाएगा, कोई भी हम सीधा प्रसारण देखते हैं तो किससे देखते हैं? लाइव से देखते हैं। फोन इन में तो एंकर किसी भी खबर को फोन के माध्यम से अपने संवाददाता से पूछता है। बाइट ऐसी खबर जहां एंकर या उस व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, उसकी वो खबर जल्दी दिखाते थे तो बाइट के रूप में प्रस्तुत करते। नेट तो इंटरनेट है, तो ये कौन सा हो गया? लाइव। तो उत्तर आपका सही कौन सा रहेगा बेटा? लाइव। तो ये आपके 9 क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन अपन और देखते हैं। हाँ, तो पहले वाले में जो 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, इसमें सभी क्वेश्चन, जिसने भी ये पेपर दिया है उसके सभी क्वेश्चन सही है। फिर भी देख लीजिएगा और इसको सोल्व कीजिएगा। अगला देखिएगा, दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिएगा क्या क्या पूछे गए हैं, इनमें से प्रश्न अपन इनको भी करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो ये किसकी परिभाषा हुई? ये हुई बेटा लिपि की। मैंने अभी अभी कहा आपको कि भाषा, व्याकरण और लिपि, तो व्याकरण शास्त्र की परिभाषा पूछ ली एक तो, और एक लिपि की आपसे पूछ ली। तो खाली स्थान में आपका क्या आएगा? लिपि आएगा। दूसरा, अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ। अगला है शब्द शक्ति से आया। ये कहां से आया है? शब्द शक्ति से। शब्द शक्ति 3 प्रकार की बताई गई है, आपको पढ़ा रखी है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से 3 अर्थ निकलते हैं, अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ और वाच्यार्थ। ये 3 अर्थ निकलते हैं। अभिधा से कितने अर्थ निकलते हैं? 3 अर्थ निकले हैं।
अभिधार्थ, मुख्यार्थ और वाच्यार्थ। और इसमें पूछा भी यही है कि अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ। अब आपने यहाँ दोनों लिख रखे हैं, ओब्लिक लगा रखा है, अच्छी बात है। अगर मुख्यार्थ लिख दे तो भी सही है, वाच्यार्थ लिख दे तो भी सही है, और अभिध्यार्थ लिख दे तो भी सही है। तो अच्छा क्वेश्चन था, और तीनों में से जिसने भी एक लिखा है उसका उत्तर सही माना जाएगा। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर है, तो ये कौन सा है? लक्षणा का उदाहरण बता दिया गया। जहां सीधा अर्थ हो वहां अभिधा, जहां पर किसी की विशेषता गुण उसका ये बता दे तो लक्षणा, और जहां व्यंग्य कर दिया जाए तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उसका एक वीडियो भी बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। काव्य में शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित चमत्कार को, अर्थ में निहित चमत्कार को, थोड़ा सा अलंकार का प्रश्न आ गया। ये अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। काव्य में शब्दों के अर्थ से जो चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? शब्दालंकार। और अगर अर्थ से होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो प्रश्न क्या था अपना कि काव्य में शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित अलंकार, किसमें? अर्थ में निहित अलंकार। तो ये तो किसमें है? अर्थ में निहित। और ये किसमें बेटा? शब्दों में निहित। तो ध्यान रखिएगा, इस बार अर्थ में निहित पूछ लिया जाए, अगली बार आपको वार्षिक में किससे पूछ लिया जा सकता है? शब्दों में निहित से पूछ लिया जा सकता है। तो ये शब्दालंकार था, ये अर्थालंकार है। तो उत्तर आपका क्या सही रहेगा? अर्थालंकार सही रहेगा। अलंकार का ही अगला क्वेश्चन है, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। तो ये विरोधाभास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बेटा? विरोधाभास का, कि जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय, त्यों त्यों उज्जवल होय। अब पंक्ति का अर्थ क्या है कि जैसे जैसे वो श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे उसका जीवन सफल हो जाता है, उज्जवल हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। तो होना क्या चाहिए था कि श्याम रंग में डूबता है तो रंग क्या होना चाहिए था? श्याम ही होना चाहिए था। लेकिन श्याम न होकर उज्जवल हो गया तो विरोध हो गया पंक्ति में। तो अलंकार कौन सा होगा अपना? विरोधाभास अलंकार होगा। अलंकार के लिए तो 2-3 वीडियो पहले हर साल ही बनाते हैं अपन, तो उनमें से आप और अच्छे से देखिएगा। तो ये रिक्त स्थान वाले आपके 5 क्वेश्चन है। पहले में उत्तर लिपि है, दूसरे में मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, अभिध्यार्थ में से कोई सा एक लिखना था, तीसरे में लक्षणा शब्द शक्ति है, चौथा है काव्य में शब्द के स्थान में अर्थ होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं, और 5वां क्वेश्चन था जू जू बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। अब बात करते हैं बेटा अपन प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 क्या बोल रहा है कि आपको इस अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो ये एक नंबर के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको इनको पढ़कर इनके जवाब देने थे। एक बार अपन पढ़ते हैं क्योंकि नेक्स्ट पेज लेंगे तो ये अपना गायब हो जाएगा, इसलिए यही से इसको साफ कर लेते हैं और फिर इनके जवाब देते हैं। नेक्स्ट पेज करेंगे तो फिर ये पेज आगे चला जाएगा तो अपन पढ़ेंगे किससे, इसलिए इसको यही से साफ कर लेते हैं। देखते हैं आपका क्या कर रहा है। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीय चरित्र पुनर्मूल्यांकन है। भारत नारों और बिल्लू पर नहीं रह सकता, उसे जीने के लिए कोई ठोस आधार चाहिए।
यह ठोस आधार युवा पीढ़ी को अनुप्रमाणित किए बिना, राष्ट्र की आत्मा को जगाए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। विदेशी मुद्रा, विदेशी मशीन या विदेशी पूंजी के आयात से त्याग, परिश्रम और अनुशासन के भाव की पूर्ति नहीं की जा सकती है। आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चरित्र नहीं गढ़ा जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात हम जिस तेजी से, आसानी से उस ओर भागे, उसी कारण आज हमारी कठिनाइयों में थोड़ी वृद्धि हुई है। समस्याओं की चुनौती स्वीकार न करके हम उनका विकल्प खोजने में लगे रहते हैं। आज आवश्यकता एक मनस्वी, राष्ट्र प्रेमी, स्वावलंबी और अनुशासित राष्ट्रीय चरित्र के विकास की है। तो ये अपना अपठित गद्यांश था। आपको जो जो गद्यांश को एक नहीं 2 बार ध्यान पूर्वक पढ़िए। पढ़ने के बाद जो महत्वपूर्ण चीजें लगती है, जिस प्रकार ये जिसका ही पेपर था उसने अंडरलाइन कर रखी है, तो जहां जहां आपको मोस्ट लाइन लगे उसको अंडरलाइन कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपको उत्तर मिल जाते हैं। राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या करना जरूरी है? तो राष्ट्रीय जागरण के लिए हमें युवाओं को, युवा पीढ़ी को और राष्ट्र निर्माण के लिए जगाना चाहिए। उसके राष्ट्र चरित्र निर्माण के लिए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो पूरे को पढ़कर ढूंढते आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? तो आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता, ये तो सीधा ही बिना पढ़े आपको यही से मिल जाएगा। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीय चरित्र का पुनर्मूल्यांकन है। राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? तो राष्ट्रीय चरित्र के लिए किसकी आवश्यकता है? तो आज आवश्यकता किसकी है? राष्ट्रीय चरित्र के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता, तो राष्ट्रीय चरित्र के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि राष्ट्र की आत्मा को जगाए बिना प्राप्त नहीं किया। विदेशी मुद्रा, मशीन, विदेशी पूंजी के आय से परिश्रम, अनुशासन के भाव की पूर्ति, आत्मविश्वास, राष्ट्र नहीं गढ़ा जा सकता। स्वतंत्रता के पश्चात जिस तेजी से, आसानी से हमारी कठिनाइयों में वृद्धि हुई है, समस्याओं की चुनौती को का विकल्प होते हैं। आज आवश्यकता एक मनस्वी, राष्ट्र प्रेमी, स्वावलंबी, अनुशासित राष्ट्रीय चरित्र की है। तो आज आवश्यकता किसकी है? स्वावलंबी, अनुशासित राष्ट्रीय विकास की है। तो आज है। और राष्ट्र चरित्र विकास के लिए क्या होना चाहिए? राष्ट्र चरित्र विकास के लिए आपको आत्मविश्वास, राष्ट्रीय चरित्र और स्वतंत्र होना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक राष्ट्र निर्माण आवश्यकता है, राष्ट्र का विकास हो सकता है। तो ये आपको हूबहू पूरे के पूरे प्रश्न यही से गद्यांश में से ही ढूंढने थे। आप इन जो लाइन है उसकी आप व्याख्या भी करके थोड़ा बढ़ा सकते हो इसको। बाकी 3 क्वेश्चन तो आपको हूबहू डॉट टू डॉट लाइन से ही मिल गए। 2 क्वेश्चनों को थोड़ा सा आपको पढ़कर इनमें से उत्तर देने थे। अगला है अपठित पद्यांश। हर बार या तो 10वीं बोर्ड में या 12वीं बोर्ड में ये घूमता रहता है पद्यांश। हरिवंश राय बच्चन का है। किसका है? हरिवंश राय बच्चन का, जिसका आपके पहला पाठ भी है। जब हम पाठ पढ़ते थे तब भी इनके बारे में थोड़ी सी बातें की थी। और हरिवंश राय बच्चन का तो परिचय भी पूछा गया, आगे आएगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि हे रागिर, तू जिस रास्ते में चल रहा है उस रास्ते को पहले से ही पहचान ले, पहले से ही उसकी जानकारी ले ले, क्योंकि रास्ते में अनिश्चित है। यह रास्ता, यह जीवन क्या है? अनिश्चित है। किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, कि तुम जिस रास्ते में जा रहे हो वह रास्ता अनिश्चित है। क्या पता उस रास्ते में आपको सरित नदी मिल जाए, गिरी पहाड़ मिल जाए, गह्वर बड़े बड़े खड्डे मिल जाए। है अनिश्चित किस जगह पर। और यह भी अनिश्चित है कि कहीं आपको बाग मिल जाए, कहीं वन मिल जाए और सुंदर रास्ता मिल जाए, किस जगह यात्रा खत्म हो जाए। और इस जीवन की यात्रा का निश्चिंत भी नहीं कि ये यात्रा हमारी कब खत्म हो जाए। यह भी जीवन में क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन फूल मिलेंगे या कांटों के
ताज मिलेंगे, कंटकों के सर, काटू के ताज मिलेंगे। अब ये हरिवंश राय बच्चन की थी और अब आप इन प्रश्नों को पढ़िए। बाट की पहचान कर ले। इस पंक्ति में बाट का क्या आशय है? तो बाट का आशय है बेटा रास्ता, राह, पथ। तो जो भी आपने लिखा है बाट का अर्थ है पथ, राह, रास्ता पर्यायवाची है शब्द, और बाट। दूसरा है बटोही शब्द का अर्थ बताइए। बटोही, बटोही शब्द का अर्थ होता है राहगीर या रास्ते में चलने वाला, उसी को कहते हैं रास्ते में चलने वाला। अगला क्वेश्चन है अनिश्चित। यात्रा मार्ग में क्या क्या अनिश्चित है? तो यात्रा मार्ग में अनिश्चित में नदी, पहाड़, खड्डे, कौन सी जगह बाग, वन, कौन सी जगह यात्राएं हमारी समाप्त हो जाए, ये सब क्या है? अनिश्चित है। कब फूल मिल जाए, कब कांटों के ताज मिल जाए। अगला है कंटकों के सर। कंटकों के सर, तो यही लिख लेते हैं। कंटकों के सर का अर्थ है कांटों का ताज। जो आप अपने परिश्रम से विजय ताज प्राप्त करते हैं उसको कहा गया है यहां कांटों का ताज कहा गया है। तो पांचों क्वेश्चन सही होने चाहिए थे आपके। देखना कहाँ गलती की तो उस पर भी आप सुधार कर सकते हैं। अब ये हो गया अपना खंड ए। तो खंड ए बेटा लगभग हो गया अपना। ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आ गए, रिक्त स्थान वाले आ गए 5, 9 ऑब्जेक्टिव वाले आ गए, और 5 आपके अपठित पद्यांश के आ गए, और 5 अपठित गद्यांश के आ गए। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं सॉरी, तो वो पाठ्य पुस्तक वाले हैं। खंड ब, उसके आपको उत्तर देने 40 से 45 शब्दों में, 40 से 45 शब्दों में। अब यही से आप गलतियां करते हैं। बहुत से बच्चे इसका एक लाइन में जवाब दे दे, कोई 2 में। 40 से 45 शब्दों को आप मानिएगा आपकी भाषा में 3 से 4 लाइन तो कम से कम होनी ही चाहिए। आपकी जो उत्तर पुस्तिका है 40 से 45 शब्द जो मांग रहे हैं, इसका मतलब 4 से 4.5 लाइनें हो रही है। अब 4 से 4.5 लाइनों के उत्तर आप 3 से 4 तक कर सकते हैं, 5 लाइन तक कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप इसको बढ़ाते नहीं है। कॉपी चेक करने पर पता चला बहुत से बच्चों ने पूरे के पूरे पेज ही भर दिए। तो ये भी आप गलतियां कर रहे हो। आपको अच्छा आ रहा है, अच्छी बात है। अच्छा आ रहा है तो बाकी क्वेश्चन भी तो करने हैं उत्तर पुस्तिका में। ये थोड़ी है कि इसी से अपन पूरा उसको भर देंगे। तो इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों की अभी कॉपी चेक करी थी तो पता चला कि साहब पूरी कॉपी इन्हीं में भर रखी है। पहला, व्याकरण की इंटरनेट पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करो। करवा रखा आपको, पीडीएफ भी डाल रखी है। जो पत्रकारिता इंटरनेट पत्रकारिता है जिसमें जनसंचार के माध्यम में है, थोड़े से इस पर चर्चा कर लेते हैं। जनसंचार के माध्यम में है और पत्रकारिता का है। पत्रकारिता में सब करा रखे हैं आपको। पत्रकारिता में क्या पूछा गया आपसे? इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता ऐसी खबर, सूचना, घटना, परिघटना जो हमें किससे प्राप्त होती है? इंटरनेट से प्राप्त होती है। उसके यूज या प्रयोग करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ये खबरें ज़्यादातर हमें मोबाइल पर, लैपटॉप पर या इंटरनेट के साधनों पर ही हमें प्राप्त
होती है, जिसको हम इंटरनेट पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहते हैं। तो बहुत पूरा व्याख्यात्मक रूप में आपको करवा रखा है। अगला क्वेश्चन क्या था? काले मेघा पानी दे, थोड़ी सी इसमें चर्चाएं करेंगे। पाठ के आधार पर जीवन में त्याग और दान के महत्व को बताइए या आप समझाइए। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का पाठ है, जिसमें लेखक और जीजी के मध्य विचारों की बात होती है। तो लेखक का मानना है कि जहां वो बच्चों पर पानी फेंकते हैं उसको व्यर्थ मानते हैं, तो जीजी उन्हें समझाती है त्याग और दान की परिभाषा, कि हमारे पास करोड़ों रुपए हैं और उनमें से हम किसी को कुछ दे देते हैं तो वह हमारा दान होता है, त्याग नहीं होता। त्याग की परिभाषा जीजी के अनुसार ये होती है कि जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है, अपनी आवश्यकताओं को हम पीछे रखते हैं और वह चीज उस व्यक्ति को हम दे देते हैं और अपनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करते हैं, तो वही सबसे बड़ा त्याग होता है, उसी का फल हमें प्राप्त होता है। और अगर हम अपने पास बहुत सी चीज पड़ी है और उसमें से कुछ चीज दान दे दी तो वह दान कहलाता है, वह त्याग नहीं कहलाता। तो ये आपके धर्मवीर भारती के काले मेघा पानी दे वाले पाठ था। दूसरा बेटा विप्लव रव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पाठ है बादल राग, वहां से यह प्रश्न आया है। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। विप्लव रव यहाँ बाढ़ को कहा गया है। बाढ़ होती आती है तो बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पहाड़, ये सब तहस नहस हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन्हें नया जीवन प्राप्त हो जाता है। तो विप्लव रव का अर्थ यहाँ क्रांति से भी प्रतीकात्मक रूप में, कि जब क्रांति होती है, कोई भी आंदोलन होता है, तो उससे किसान, वंचित, पीड़ित वर्ग को अत्यधिक फायदा होता है। जो धनवान है, पूंजीपति है, जिन्होंने अपने खजाने भर रखे हैं, वह कभी भी क्रांति का नेतृत्व नहीं करते, क्रांति से वह डरते हैं। तो वो बादल राग वाला पाठ था, ज्यादा आपको लिखना नहीं था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो बहुत से बच्चों को क्वेश्चन अच्छा लगा, उन्होंने 2-2 पेज भर दिए, नंबर तो 2 ही आएंगे, इसलिए इतने भी न भरे। आगे देखिएगा, मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले नगर नियोजन की विशेषताएं लिखिए। पाठ कौन सा है? अतीत में दबे पांव। कौन से पाठ से आया है? अतीत में दबे पांव। लेखक कौन है? ओम थानवी। किसके बारे में पूछ रहे हैं? मोहन जोदड़ो। कौन से 2 शहरों का उल्लेख हुआ है? एक तो मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा। लेकिन ये किसके लिए पूछ रहा है? मोहनजोदड़ो। 2 विशेषताएं में सबसे अच्छी आप सड़क निर्माण कर सकते थे, दूसरा नालियों के बारे में बता सकते थे, तीसरा वहां के मकानों के बारे में आप बता सकते थे, चौथा वहां के कुंड के बारे में आप बता सकते थे, पांचवा उनका रहन सहन के बारे में बता सकते थे, छठा उसकी कृषि के बारे में क्या क्या वहां उपज होती थी उसके बारे में आप बता सकते हैं। बहुत बड़ा पाठ है, सबको अच्छे से पढ़ा रखा है। तो आपको केवल 2 चीजें समझानी थी। सड़कों के बारे में मैंने बताया था कि वहां पर ग्रिड विधि की सड़कें पाई जाती है जो आपस में एक दूसरे को समकोण आकार में काटती है। नालियों की विशेषताएं बताई गई थी कि यहाँ नाली बनती है, बीच में खड्डा होता है, फिर नाली बनती है, फिर खड्डा होता है, फिर नाली बनती है, फिर मुख्य नाले से जुड़ जाती है। तो ये नालियां कभी बंद नहीं होती, इसका मतलब इनको नगर नियोजन की जानकारी थी। ईंटों के बारे में भी आया कि यहाँ पर जो ईंटें थी वह 30:15:7.5 या 3:4:2:1 में भी आप इसको कर सकते थे। ने
उचित करा, है ना। इसको कैसे भी कर सकते हो, 10:20:40 भी कर सकते हो, यानी कि इधर से 1 है, 2 है, 3 है, 7.5, 15, 30 है ना, 10, 20, 40 है, किसी भी रूप में आप इनको बता सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया था? देखिएगा क्वेश्चन। वसंत पाटिल कौन सा पार्ट है? पार्ट है बेटा आपका ये जूझ। जूझ में लेखक को पढ़ने के लिए आने वाली समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया था कि किस प्रकार उसके दादा ने उसकी पढ़ाई बीच में छुड़ा दी थी और वह घर के खेती के काम में उसे झोंक दिया था। उसका मानना था कि खेती के काम से मैं उतना उन्नत और आर्थिक रूप में संपन्न नहीं बन पाऊंगा, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। वो अपनी माँ को हुआ पढ़ाई के बारे में समझाता है, दोनों मिलकर दत्ताजी राव के पास जाते हैं, वापस पढ़ाई शुरू होती है। पढ़ाई शुरू होने के बाद उसके सभी साथी आगे की क्लासों में पहुंच जाते हैं, वो पीछे रह जाता है। अंत में उसकी एक दोस्ती होती है वसंत पाटिल से, जो पढ़ने में होशियार था और था। उसको लगता उस क्लास में उसको मॉनिटर बना दिया गया था। उसको लगता था कि मॉनिटर तो मैं बनना चाहिए था क्योंकि मेरी पढ़ाई अच्छी है, लेकिन बाद में मैं किसी कारणवश पिछड़ गया हूँ। बाद में उसके साथ बैठता है, क्वेश्चन चेक करता है, मॉनिटर बनता है और टीचरों के कहे अनुसार कार्य करता है और उसकी पढ़ाई और ज़्यादा अच्छी सुधर जाती है और अंत में वह एक अच्छा लेखक बन के सामने आता है। तो आप पूरा लिखिएगा जितना आप पढ़कर गए हो। ये हो गए बेटा 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन बड़े वाले 60 से 80 शब्द वाले क्वेश्चनों की। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखिए। द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से वर्तमान समय की भागदौड़ी भरी एवं संघर्षपूर्ण जीवन शैली की सीख दी है। उक्त कथन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ था बेटा सीरीज का पुल, उसी से प्रश्न आया गया है कि वर्तमान समय में जो भागदौड़ भरी जिंदगी संघर्षपूर्ण जीने हैं वो सीरीज के माध्यम से हम कर सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न था, करना था आपको, क्या किया वो आपको पता है। अगला क्वेश्चन अथवा में दे रखा है, वो बढ़िया बात है। जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन में क्या अंतर है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पाठ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पाठ है बेटा जाति प्रथा और श्रम विभाजन। और श्रम विभाजन दूसरा पाठ है, इसी का दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इनमें से ये पूछा गया जाति प्रथा और श्रम विभाजन से कि दोनों में क्या अंतर है, कि बहुत से व्यक्ति रोजगार में जाति प्रथा को हावी रखते हैं तो उनके श्रम विभाजन में क्या दिक्कत आती है। वो एक पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है कि जाति प्रथा में जो व्यक्ति कार्य करता है वह उसी जाति का होकर रह जाता है, उसका काम सीमित हो जाता है। और श्रम विभाजन व्यक्ति अपनी श्रम से, परिश्रम से, अपनी कुशलता से करता है, जिसको वह जानता है उसको अच्छे से कर सकता है, चाहे उसकी जाति उस काम को करने के लिए कहे या न कहे। उषा शमशेर बहादुर सिंह की कविता है बेटा, उसके आधार पर बताइए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग करते हुए गतिशील उपमान, दृश्य उपमान मैंने वो करवा रखा है आपको, पूरा का पूरा गतिशीलता दी है। इसके आधार पर अन्य उपमानों का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन उसी का अथवा में दिया गया, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर शाही की कविता है। कविता में प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य रहता है? कविता में प्रश्नकर्ता कौन होता है? कविता में प्रश्नकर्ता होता है संपादक या संवाददाता। वह अपनी खबरों को ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शित करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उसको रुचिपूर्वक बनाने के लिए या उसको बाजार में देने के लिए वह अपने उद्देश्य के लिए उससे प्रश्न पूछता है, अपनी मानवीयता को खो देता है। उसके स्थान पर हम आप होते तो साक्षात्कार किस प्रकार लेते, उसके स्थान पर हम होते तो हम उसे दुखी नहीं करते, लज्जित नहीं करते, उसको सम्मान देते, उसकी जहाँ तक समस्या थी उस समस्या का निदान करते। तो ये तो आपके विचारों का प्रश्न है। आप होते तो क्या करते, न जाने किन्होंने क्या क्या किया
वो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा तुम्हारी त्रुटियां। अगली देखिएगा, सिल्वर वेडिंग कहानी की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। सिल्वर वेडिंग कहानी है मनोहर श्याम जोशी की। सिल्वर वेडिंग वितान का पाठ है, किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेडिंग में एक पिता अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाता है, लिखाता है, आगे पहुंचाता है, अंत में उनके विचारों में किस प्रकार मतभेद होते हैं, वह क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, और वो विचारों की लड़ाई उनके चलती रहती है। फिर भी वह समाज को देखकर खुश होते हैं कि उनके बच्चे ने अच्छी तरक्की की है, वगैरह वगैरह, जो भी आपने कितने शब्दों में लिखा है बता दें। अगला क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, दादा की समझ से गुण ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव अधिक मिलना चाहिए। यह कथन वर्तमान समाज की प्रतिस्पर्धा, धन लोलुपता प्रवृत्ति को इंगित करता है। इस कथन के संदर्भ पर अपने विचार प्रकट कीजिए। पाठ का जूझ। जूझ में लेखक के दादा ये सोचते हैं और सबसे पहले वह एक के गन्ने निकालते हैं और बाजार में गुड़ ले जाते हैं। कारण उनका यह मानना था कि बाजार में सबसे पहले गुड़ उनका जाएगा तो उसको अच्छा भाव प्राप्त होगा। लेकिन दूसरे किसान दूसरे विचार से सोचते थे। वो सोचते थे कि एक कुछ दिनों और खेत में रहेगी, अच्छी पक जाएगी, रस गाढ़ा हो जाएगा तो उन्हें गुड़ की प्राप्ति ज्यादा होगी, चाहे भाव मिले लेकिन उनकी मात्रा अधिक हो जाएगी। लेखक के पिता का मानना था कि पहले हम बाजार में गुड़ ले जाएंगे तो बाजार में हमारा गुड़ बिक जाएगा, बाद में अच्छी अच्छी कारखानों से गुड़ आ जाएगा तो हमारे 2 नंबर 3 नंबर के गुड़ को कोई पहुंचने वाला नहीं है। तो इस कारण वह पहले ले जाते थे। उसकी इस कथन में बाजार की, आज भी बाजार की प्रतिस्पर्धा, धन लोलुपता यही हो रही कि हम कृषि को समय से पहले बो देते, जल्दी से ज्यादा जल्दी बाजार पहुंचाने में जाते हैं और वहां पर उचित भाव के कारण हम पहले ही समय से पहले कृषियों की बुआई कर देते हैं। पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही नहीं था, बिल्कुल रवैया सही था, अथवा लेखक के पिता का। बिल्कुल लेखक और दत्ताजी राव दोनों के विचार पढ़ाई के प्रति अच्छे थे। उनका मानना था कि कृषि हमें धकेल रही है, एक दिन इसी प्रकार रहा। जो पिता के पास था वो दादा के पास था, जो परदादा के पास था वो आज हमारे पास नहीं है। ये खेती हमें गड्ढे में ले जा रही है। एक दिन पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस कारण लेखक के ये सोचते थे और लेखक के पिता उसको पढ़ाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम बच्चा हमारे आंखों के सामने रहे तो सही रहेगा, खेत का काम कर ले, सुरक्षित रहे। तो वो ऐसा सोचते थे। तो दोनों के विचारों में क्या था? मतभेद था। महादेव वर्मा और हरिवंश राय बच्चन दोनों का कवि परिचय लिखना था, जिसका भी आपको अच्छा लगा उन्होंने करा होगा। हरिवंश राय बच्चन का हर टेस्ट में मैं परिचय देता हूँ और कहता भी हूँ कि इसका परिचय आता है। अभी थोड़े दिनों पहले भी लिया था, उस समय भी आपको दिया गया था। तो क्या था बेटा? हरिवंश राय बच्चन के बारे में थोड़ी भी बात कर लेते हैं, देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु 2003 मुंबई में हुई। पिता का नाम प्रताप नारायण मिश्र था और इनकी प्रमुख रचनाएं मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, हेमलेट, मेघबेत, जनगीता, बच्चन ग्रंथावली 10 भागों में है। तो ये पूरे हरिवंश राय बच्चन के परिचय में जन्म, मृत्यु, उसकी रचनाओं के नाम ये आपको लिखने थे। और अथवा में एक और दे रखा था महादेव वर्मा का, अगर ये न तो ये कर ले। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो महत्वपूर्ण है,
यह पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का प्रसंग है, थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं, यही रखते हैं ताकि पहला है छोटा मेरा खेत चौकाना। ये उमाशंकर जोशी का पाठ है बेटा, छोटा मेरा खेत। कवि ने किसान के कर्म को और कवि के कर्म को एक समान माना है। किसान के कर्म को और कवि के कर्म को एक रूप में माना है। वह कहता है कि जिस प्रकार किसान के पास एक छोटा सा खेत होता है, वह उसी पर प्रयास करता है, उसी प्रकार कवि के पास भी एक कागज रूपी एक पन्ना होता है और अपने मन के विचारों रूपी आंधी उसके आती है और एक पल में बीज वो देती है। जिस प्रकार किसान के खेत में इसे आंधी आती है, उसमें बीज बो दिया जाता है जो स्वतः ही हो जाता है। कल्पना के रसायनों को पी किसान अपने खेत में बीज को गलाने के लिए रसायन डालता है, लेकिन यहाँ कवि तो क्या है, कल्पना रूपी रसायन डालता है। उसके भाव विचार कल्पनाएं यही रसायन का काम करती है। बीज गल गया नीचे, और कौन रूप में बीज गल जाता है, बीज गल जाता है और नए नए अंकुर फूटते हैं, नए नए अंकुर फूटते हैं और पल्लव पुष्पों और छोटे छोटे पत्ते और फूलों से, पत्ते और फूलों से नया पौधा बन जाता है। कवि का भी कर्म ऐसा है कि नए नए छोटे छोटे शब्दों से, वर्णों से और लिपियों से मिलकर, भाषा से मिलकर एक उनकी एक रचना समृद्ध हो जाती है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको बता रखा है कि बेटा व्याख्यात्मक प्रश्न जो 5 नंबर के आते हैं, आप उसमें पहले प्रसंग लिखिएगा। आप चाहो तो संदर्भ भी लिख सकते हैं, चाहो क्या लिखे तो और बढ़िया है। व्याख्या लिखेंगे और अंत में विशेष लिखते हैं। ये चारों टॉपिकों को मिलाकर आपके 5 नंबर बनते हैं। बहुत से बच्चे 1, 2, 3 ये भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर अच्छा लिखते हैं तो ये लिखते हैं तो रचना आपकी और भी बढ़िया मानी जाती है। प्रसंग में पाठ्य पुस्तक कौन सी है, कहाँ से दिया गया है, लेखक का नाम, कवि का नाम, संदर्भ में वो पद्य क्या कहना अपन को चाह रहा, व्याख्या तो उसी की करनी है। विशेष में कौन सा अलंकार आया, कौन सी भाषा शैली है, कौन से अपने कठिन शब्दार्थ है, कोई छंद है, कोई रचना है, किसी पंक्ति का हास्य आप समझा रहे हो, यह आपको विशेष में लिखना होता है। अगला देखिएगा, दूसरा है बेटा इसका पद्य गोस्वामी तुलसीदास का। दूसरी रचना किसकी है? वो तो नहीं उठे, ठीक है। दूसरी रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, हर्षित होकर खुश होकर श्री राम अपने बेटे अपने वक्त हनुमान जी से मिलते हैं। खुश होकर हर्षित होकर श्री राम किसे, हनुमान जी से मिलते हैं। अति कृतज्ञ और अत्यधिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं प्रभु श्री राम परम महान सुजाना कार्य के लिए। और इस कार्य के लिए कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तो श्री राम बड़े प्रेम से उनसे मिलते हैं। इस कार्य के लिए अति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। कृतज्ञ किए हुए कार्य को मानने वाला,
किए हुए कार्य को मानने वाला, कृतघ्न किए हुए कार्य को नहीं मानने वाला। तुरंत वेद तब कीने उपाय, और वेद जी थे जो सुषण जी जो उन्होंने अति शीघ्र उनका उपचार कर देते। उठी बेटे और लक्ष्मण जी उठकर बैठ जाते हैं। उठना और बैठना संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया आ गई? दो क्रियाएं अगर एक साथ आ जाती है तो क्रिया कौन सी हो जाती है? संयुक्त क्रिया। लक्ष्मीन हर्षाई, लक्ष्मण तद्भव शब्द है, लक्ष्मण लक्ष्मण। हृदय लाई प्रभु बेटे उभराता, और प्रभु श्री राम अपने भाई को हृदय से लगा लेते हैं। हर्ष से सकुल, और सभी खुशियां मनाते हैं। सकल सभी, भालू, कपि, वानर, भ्राता, अन्य जानवर। कपि पुनि वेद तहां पहुंचा। कपि अगर यहां पूछ लिया जाए कपि का अर्थ, कपि का अर्थ तो वानर होता है, लेकिन इस पद्य में हनुमान है, यहां वानर नहीं है। क्या है? हनुमान। हनुमान जी वेद जी को वही पहुंचा देते हैं। जय विदई तभी ताई ले आवा, जहां से उपचार के लिए वो उसे लेकर आए थे। तो राम लक्ष्मण परशुराम ने उसका तुलसीदास जी का पाठ है, और उसी में से व्याख्या है। दोनों में से एक करनी थी। बहुत से समझदार बच्चे दोनों भी करके आ गए, नंबर 1 में ही मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। टाइम गया जो और अलग। अब बेटा अगला है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। गद्यांश हर बार आता है, पूछा भी जाता है। मैंने कह भी रखा है तुम्हें कि जैनेन्द्र कुमार का पाठ पढ़ लो, बाजार दर्शन। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ पढ़ लो, शिरीष के फूल। भीमराव अम्बेडकर का पढ़ लो, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। हर बार व्याख्या इन 3 से ही आती है। ये और आगे फणीश्वर नाथ रेणु जी का पाठ है। फणीश्वर नाथ रेणु पहलवान की ढोलक पढ़कर दोनों के आपको व्याख्या करनी थी। प्रसंग व्याख्या विशेष। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह का काम करता है। लेखक का मानना है कि हम बाजार में जाते हैं तो एक जादू होता है जो आपको आंख की राह का, आंख को रास्ता ही वही दिखा देता है। जो चीज उसे पसंद आती है तो पहले मन को पसंद आने से पहले हमारी आंखों को पसंद आती है। मन में तो बाद में जाएगी, हम देखेंगे नहीं तो मन में कैसे जाएगी। तो आंख की राह का काम करता है, वह रूप का जादू है। लेकिन एक मर्यादा है साहब, कि जैसे चुंबक का जादू किस पर चलता है? लोहे पर। वैसे ही इस जादू की भी एक मर्यादा है। कि मर्यादा क्या है? जेब भरी और मन खाली हो। क्या आपका मन खाली है, जेब में पैसे हैं, तो आपको बाजार ऐसे लगेगा और आप बहुत सी चीजें बिना काम खरीद लेंगे। बाद में जैसे ही घर आओगे तो आपको वह दुख देंगे, आपको लगेगा नहीं जाते तो ही बढ़िया थे। ऐसी हालात में बाजार का जादू असर खूब होता है। तो जैनेन्द्र कुमार का अच्छा पाठ है, निबंध है। सुन, पाठ क्या है? निबंध है, ध्यान रखना। और ये क्या है नीचे वाला? ये कहानी है। पाठ ही पाठ लिख कर आ जाते हो तुम। ये क्या है? कहानी है। ये पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह कह के पूछ रही थी। पंजाबी पहलवानों आया था चांद सिंह लड़ने, तो लुट्टन सिंह पहलवानों से हार गया तो रोने लग गया। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में भी हमेशा के लिए रख लिया। राजा साहब ने कहा अब तू यही रह। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया, और राजा साहब उसे लुट्टन कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाए। ये तो आज भी बिचकाते हैं ना। हुजूर जाति का सिंह, ये जाति से क्या है? थोड़ा हीन है। तो व्याख्या करनी थी आप। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, लास्ट है, सेकंड लास्ट। अपने विद्यालय फर्नीचर है तो एक निविदा का प्रारूप तैयार कीजिए।
अलग एक एक क्लासें बनाएंगे बाद में। निविदा टेंडर, इसमें क्या होता है, पहले निविदा लिखो, क्रम संख्या लिखो, इधर दिनांक लगाओ, सूचना लिखाओ, एक जो भी काम दे रखे हैं आपको उसकी टेबल बनाओ, है ना। तो इस प्रकार आपको इधर आपका इस प्रारूप में आपको जमा नीति, ये नहीं आए तो ये वाली कर लो विज्ञप्ति। परीक्षा तिथि परिवर्तन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। अच्छा 15 ये 15 हो गए पूरे, बहुत बढ़िया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। इधर बेटा क्रमांक लिख देते आप, कोई भी 3 संख्या लिख दो, 1 2 3 लिख दो, बटावा मासी कर दो, बटाओ 24 कर दो। इसी के सामने इधर आपको क्या लगानी थी, दिनांक लगानी थी, 02 फरवरी कोमा 24। फिर यहाँ विज्ञप्ति लिखनी थी आपको, और फिर क्या था आपका सब्जेक्ट, कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि बोर्ड परीक्षाएं जो मार्च 2020 में आयोजित की जा रही थी, किसी कारणवश अपरिहार्य कारणों के आगे, है ना, अगले महीने संचालित की जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं, असुविधा के लिए खेद। ऐसी आपको एक विज्ञप्ति लिखनी थी। और अगला है निबंध। तो 4 निबंध आए थे, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, नारी शिक्षा आज की आवश्यकता, योग स्वास्थ्य के लिए वरदान, स्वच्छता का महत्व। तो ये 2 तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, स्वच्छता का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, और महिला शिक्षा। योग वाला थोड़ा सा था, बाकी ठीक ठाक है तीनों निबंध। तो आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अभी भी इस पेपर को देखिएगा, जहाँ जहाँ गलती हुई है सुधार कीजिएगा, नोट्सों को समय पर पढ़िए। धन्यवाद, जय हिंद।